नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जल्दी से सभी लोग फटाफट लाइव आ जाइए और शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला से रूबरू होते हैं। ठीक ना। आज आपको 19वीं बीपीएससी आरओ और जो है कि उत्तर प्रदेश आरओ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को कर रहे होंगे। आप सबको उम्मीद यही करता हूं कि शानदार तरीके से चीजें समझ में आ रही होंगी। तो एक बार आप सबसे पुनः विनम्र निवेदन है कि क्लास को लाइक करना और शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ठीक ना। तो चलिए आइए हम सब देखते हैं शानदार प्रश्नों के महत्वपूर्ण श्रृंखला से और रूबरू होते हैं। तो ये हमारी संस्था के द्वारा कुछ आपको जो है कि डेली के शेड्यूल है जो YouTube पे आपको मिलते हैं। ये 8 बजे और 9 बजे लगातार 2 घंटे राहुल सर के द्वारा 1 घंटा करेंट अफेयर, 1 घंटा पॉलिटिक्स की दमदार प्रस्तुति के साथ मिलते हैं। वही 10 बजे मैं भी आ जाता हूं, आप सबसे रूबरू होता हूं, थोड़ा बहुत जो भी चीजें आती है आप सबको बताने का प्रयास करता हूं। इसके बाद आपको जो है कि 12 बजे आपको रीजनिंग के एकदम जबरदस्त तरीके से रीजनिंग पढ़ाते हैं सुधीर सर। ठीक ना। यदि आप उनकी सौम्यता को देखिए तो आप दीवाने हो जाएंगे उनके। ठीक ना। और ए जागर पे भाई आपको सतीश सर, ये जबरदस्त तरीके से, लेकिन कभी दाया कभी बाया सर एकदम जबरदस्त हैं, लेकिन टाइम के पंक्चुअल एक ही सर। ठीक ना। एक ही सर का मतलब है कि घड़ी और एकदम टाइम एक्यूरेट टाइम से हर काम करते हैं। आशीष सर के द्वारा साइंस जबरदस्त तरीके से और डॉक्टर पंकज मिश्रा के द्वारा आपको जो है कि संस्कृत मिलता है। ठीक। तो इस तरह से हम सब महत्वपूर्ण प्रश्नों की शानदार श्रृंखला से रूबरू होते हैं। हमारी संस्था के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कोर्स भी संचालित है जिसमें टॉप 15 मॉक टेस्ट है और आप बड़े आसानी से परचेज भी कर सकते हैं। ठीक ना। 300-350 रुपए को बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है किसी के लिए, और परीक्षाएं आप सबके नजदीक हैं तो आप वीडियो के और पेट के शानदार श्रृंखला को जिनके पास मौका मिला है जबरदस्त तरीके से आप परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ पेट की हिंदी इंडिविजुअल अलग से आपको मिलेगी 249 रुपए में, और इसके अलावा हिंदी इंडिविजुअल 1299 रुपए में संपूर्ण अध्ययन को आप प्राप्त कर सकते हैं। नितिन सर के द्वारा शानदार तरीके से आपको पढ़ाया गया है। और यदि कोई भी दिक्कत हो तो 7007734525 पर आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। ऐप स्टडी 91 का ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, उसमें ढेर सारी बातें आपको बताई गई हैं। ठीक। तो चलिए शानदार तरीके से प्रश्न आपके हैं कि निम्न कथनों पर विचार करिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर देना है। आप सबको कूट के रूप में प्रश्न पूछा गया है और कूट को आसानी से आप सब कर सकते हो। दे रहा है कि विक्रम संवत 1800 ईसा पूर्व 5800 ईसा पूर्व प्रारंभ हुआ। हाँ जी बिल्कुल सही है। ठीक ना। शक संवत 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, ये भी बिल्कुल सही है। और ये किसके द्वारा शुरू किया गया? तो आपको कनिष्क के द्वारा शुरू किया गया, ये आपको कनिष्क द्वारा। और गुप्त काल सन 1919 से प्रारंभ हुआ, तो गुप्त काल क्या, गुप्त संवत भी 1919 से ही प्रारंभ हुआ। ठीक ना। गुप्त संवत, ठीक, संवत आपको प्रारंभ हुआ और इसे प्रारंभ चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया। चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा गुप्त संवत की शुरुआत की गई। भारत में मुसलमान शासकों को युग को 1192 से शुरू होता है। ये आप प्रश्न का जवाब देंगे तो बिल्कुल 1192 का मतलब है तराइन का प्रथम द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। यहीं से आपको जो है कि पृथ्वीराज चौहान पराजित होते हैं, मोहम्मद गोरी विजयी होता है और भारत में मुस्लिम युग की शुरुआत होती है। तो इस तरह से 1 2 3 4 ये सब के सब आपको सही है। ठीक ना। ये विक्रम संवत विक्रमादित्य के द्वारा, ठीक ना, विक्रमादित्य के द्वारा यह शुरू किया गया था। तो ये आप सब याद रखिए, ये शानदार तरीके से अपने प्रश्नों के श्रृंखला को जारी रखिए। नेक्स्ट देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और नीचे दिए गए सूचियों का सही तरीके से मिलान करना है। एक तरफ वैदिक नदियां हैं
और दूसरे तरफ आधुनिक नाम है। वैसे वैदिक नदियों के सूची जो है 31 नदियां मिलती हैं, ठीक ना, लेकिन ऋग्वेद के नदी सूक्त में ऋग्वेद के 10वें मंडल के नदी सूक्त में, ठीक ना, नदी सूक्त में आपको कुल 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। कितनी? 25 नदियां, जिसमें आपको जो है सतुद्री का मतलब है सतलज, सदा नीरा का मतलब है गंडक, पौरुषणी का मतलब है रावी, कुंभा का मतलब है काबुल, ठीक ना। तो ये आपको कुंभा जो कि अफगानिस्तान में, काबुल नदी अफगानिस्तान में बहती है, ठीक ना। तो ये आप कर सकते हैं, पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का पहला और चौथे का चौथा। तो 2 3 1 4, 2 3 1 4, ऑप्शन संख्या 2 इज योर राइट आंसर, ठीक। तो एकदम कल भी आप सबने शानदार तरीके से आपको जो है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान करने वाली श्रृंखला आप सबने किया था, और आज भी आप सबको शानदार तरीके से मिलेगा। सूची 1 और सूची 2 को पुनः मिलान करने के लिए है। अब देखिए, एक तरफ जैन तीर्थंकर हैं और दूसरे तरफ उनके से संबंधित आपको जो है कि किसका कौन सा संबंधित है ये दिया हुआ है। तो सभी को पता है पार्श्वनाथ का संबंधी आपको कौन था? सांप था। आदिनाथ का संबंधी वृषभ था। ये 2 तो यानी अब पहला का पहला और तीसरे का तीसरा यहां भी है और किसी में है नहीं है। तब आप करिएगा कि मल्लीनाथ का जल कलश और संभवनाथ का अश्व, इस तरह से आप पहले का पहला, दूसरे का चौथा, तीसरे का तीसरा और चौथे का दूसरा। ऑप्शन संख्या कभी कभी आप सब परीक्षा को करने के लिए ऑप्शन का भी मिलान किया करिए। यदि जब याद हो तो कोई बात नहीं याद हो तो 2 में मिल जाए तो ठीक है, 3 में मिल जाए तो अतिउत्तम, चौथा तो अपने आप ही मिल जाता है। तो इस तरह से आप शानदार तरीके से आप सब क्लास को लाइक और शेयर करना भी नहीं भूलिएगा, जिस तरीके से आप सब पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, ये निम्नलिखित सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? कालीबंगा बेटा, ये काली जी का बंगा, ये आपको कहाँ है? तो राजस्थान में है, ये सबको पता है। ये आपको जो है लोथल कहाँ है? तो गुजरात में है। और ये आलमगीरपुर कहाँ है? तो आलमगीरपुर मेरठ यूपी में है, मेरठ यूपी में है। और लुहास कहाँ है? तो यूपी के सहारनपुर में है, यूपी सहारनपुर में है। तब इस तरह से ये इस तरह से आप देख सकते हो। तो एक आपको 3 और 4, ऑप्शन संख्या 4 इज योर राइट आंसर मिलेगा। सिंधु सभ्यता के आपको जो है ये मेरठ का आलमगीरपुर सबसे दक्षिणतम बिंदु है, ठीक ना, सबसे दक्षिणतम बिंदु, ये याद रखिएगा, सबसे दक्षिणतम, सॉरी, सबसे पूर्वी बिंदु है, ठीक ना, पूर्वी बिंदु, दक्षिणतम नहीं, ठीक। और ये लोथल सबसे प्राचीनतम गोदीवाड़ा, प्राचीनतम गोदीवाड़ा यानी बंदरगाह, यहीं से आपको देखने को मिलता है। और कालीबंगा, यहां पे आपको भूकंप के साक्ष्य आपको यहां से मिलते हैं। तो ये आप सब एकदम शानदार तरीके से प्रश्न को करिए, बाकी की चीजें कुछ भी नहीं है। जब पढ़ेंगे, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, और नहीं पढ़ेंगे तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? ना हम कुछ कर सकते हैं, ना आपके डैडी मम्मी कर सकते हैं, ठीक ना, करना आप ही को है। निम्नलिखित में से किन स्थानों में मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं? औदा, बोरी, बागोर या लखनिया, ये सब स्थल जो है मध्यकालीन ही है। लेकिन कहां से प्राप्त होता है? तो बागोर से प्राप्त होता है। ये बागोर कहां है? तो ये राजस्थान में है बेटा, ठीक ना, राजस्थान में बागोर नामक स्थान से आपको जो है पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसके अलावा आपको बेटा आदमगढ़ से भी, आदमगढ़ ये
आदमगढ़, ये आदमगढ़ से भी प्राप्त होता है पशुपालन के साक्ष्य। आदमगढ़ कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा मेहरगढ़ से भी, मेहरगढ़ ये आपको कहाँ है? तो ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। यहां से भी इन तीनों स्थानों से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, ये याद रखिएगा। और वैसे मध्य पाषाण काल को आपको जो है कि इसे इसकी समय अवधि तो लगभग आपको जो है कि 10,000 बीसी से लेकर 7,000 बीसी तक का कार्यकाल इसका माना जाता है। ठीक ना। तो ये आपको जो है मध्य पाषाण काल, इसकी खोज जो है उत्तर प्रदेश के विंध्य घाटी में, खोज विंध्य क्षेत्र में किया गया था, क्षेत्र में। और किसके द्वारा इसकी खोज की गई थी? तब आप क्या जवाब देंगे? ठीक ना। तो किसके द्वारा आपको खोज किया गया था, ये बात आपसे पूछा गया है। ठीक, याद आ रहा होगा सबको। सीएल कार्लाइल, ये सब बातें बीपीएससी देने जा रहे हैं। यदि आप में से जो लोग भी देने जा रहे होंगे, याद रखिएगा, चिरांद उरांद हमेशा याद रखिए, ये आप चूंकि वहां से पूछता है। ठीक ना। ये यूपी ट्रिपल शानदार तरीके से हमारी संस्था की ओर से पढ़ाया गया है। और आपको पेट मॉक टेस्ट है, 15 मॉक टेस्ट सीरीज है और 300 से अधिक इंपॉर्टेंट क्विज, वीडियो सॉल्यूशन, डाउट क्लियरिंग सेशन, सब कुछ। यदि आपको जहां भी दिक्कत आए तो आप कॉल कर सकते हैं। कभी कभी होता है जुबान फिसल जाती होगी, टीचर की भी, हमारी भी, आप सबकी भी। तो जहां भी दिक्कत आए तो आप स्टडी 91 पे कॉल कर सकते हैं और चीजों को पूछ सकते हैं। ठीक ना। पूछने से स्टडी 91 कभी मना नहीं करता। शिव का नर्तक स्वरूप चिदम्बरम, ठीक ना। चिदम्बरम कांग्रेस वाले नहीं, पी चिदम्बरम की बात करें। शिव को चिदम्बरम भी कहा जाता है। ठीक ना। जो कि चिदम्बरम स्थान में स्थित प्रख्यात नटराज मूर्ति का निर्माण किस वंश के द्वारा किया गया है? तो ये नटराज मूर्ति जो है ये किसकी है? तो कांसे की मूर्ति है। ठीक ना। कांसे की मूर्ति है। और ये नृत्य करते हुए भगवान को जो दक्षिणामुखी दिखाया गया है, श्री भगवान शिव को, श्री शिव जी को, शिव को दक्षिणामुखी जो दिखाया गया है, ये गुरु का प्रतीक है। दक्षिणामुखी ये किसके हैं? तो गुरु के प्रतीक हैं। ऐसे करके दक्षिण की ओर ताकते हुए, ठीक ना, दाहिनी ओर ऐसे ताकते हुए भगवान नटराज का आप सब देखे होंगे। श्री कृष्ण का भी है, बांसुरी बजाते हुए। लेकिन ये दक्षिणामुखी किसके, कौन से काल के हैं? तो चोल कालीन ये थे। और चोल अधिकांशतः चोल राजा जो थे ये भगवान शिव के भक्त हुआ करते थे। ठीक ना। विजयालय ने चोल वंश की स्थापना की थी। ठीक, चलिए। निम्नलिखित नेताओं में से किसने कहा मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूं? ये आपको यूपीपीसीएस का प्रश्न है। यूपीपीएससी ये प्रश्न पूछा गया है। मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूं जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि मैं अपनी मातृभूमि के लिए जगे और कार्यरत हो सके। ऐसी बातें किसके द्वारा कहा गया? बीजी तिलक, महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू, श्रीमती एनी बेसेंट। तो ये श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा कहा गया है बेटा। ठीक ना। ये सब प्रश्न बड़े कठिन प्रश्न है, भले आप कर लो, आसानी से चीजें समझ में आ जाएं, वो बातें एक अलग है। लेकिन ये सभी के सभी प्रश्न बेटा ये बहुत कठिन प्रश्न माने जाते हैं। ठीक ना। तो इन प्रश्नों को जरूर से शानदार तरीके से आप सब करिए। और श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा आपको जो है किया जाता है, ये 1917 ईस्वी में आपको जो है कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष बनते हैं। कांग्रेस की
प्रथम अध्यक्ष, ये याद रखिएगा, कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष के रूप में आती हैं। फिर आपको जो है कि ये भारत में किसके प्रचार के लिए, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की, थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बनकर आती है, बनकर आती है भारत में। ये मूलतः आयरलैंड की रहने वाली है, ठीक ना। तो ये इन्होंने होम रूल आंदोलन की शुरुआत की। देख बाबू, जितना आप जानो उतना कम है। होम रूल आंदोलन की शुरुआत इन्हीं के द्वारा आपको किया गया। और इसके अलावा इन्होंने आपको जो है कि कॉमनवेल्थ एवं न्यू इंडिया नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। तो ये सब बातें आप सब देखते चलिएगा, जानते चलिएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित पल्लव शासकों का नाम उनके कार्यकाल को दृष्टिगत रखते हुए आपको बताना है। परमेश्वरन, नरसिंह वर्मन, आपको नंदी वर्मन, तो नंदी वर्मन सबसे अंतिम था, ठीक ना। और महेंद्र वर्मन, ये आपको जो है कि महेंद्र वर्मन है, तो ये सबका कार्यकाल हम सब देखते हैं और साधारण तरीके से लगाने का प्रयास करते हैं। परमेश्वरन का जो कार्यकाल था वो 670 से आपको 695 तक ये परमेश्वरन का कार्यकाल माना जाता है। वहीं पे नरसिंह वर्मन जो है ये 630 से लेकर आपको 668 ईस्वी तक, 630 से 668 ये नरसिंह वर्मन प्रथम। और ये महेंद्र वर्मन जो है, महेंद्र वर्मन प्रथम, ये 600 से लेकर आपको जो है 638 तक रहते हैं। ये नरसिंह वर्मन के पिता हैं। कौन है? नरसिंह वर्मन के पिता, वर्मन के पिता है। और पुलकेशिन द्वितीय द्वारा पराजित होते हैं, मार दिए जाते हैं। द्वितीय ने पराजित किया था और युद्ध भूमि में मारे गए। ये नंदी वर्मन सबसे अंतिम राजा था। इसका कार्यकाल देखा जाए तो 730 के आसपास मिलता है, ठीक ना, 730 के आसपास। तो इस तरह से आप मिला सकते हैं, पहले नंबर पे चौथा, फिर दूसरा, फिर पहला, फिर तीसरा। ये ऑप्शन कहीं है? 4, 2, 1, 3। ऑप्शन संख्या 1 इज योर राइट आंसर, ठीक। ये आपको बातें हैं। चलिए नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। कल भी आप किए थे, आज भी देखिए सूचियों को मिलान करिए। चंद्रगुप्त की पत्नी का नाम कुमार देवी था, ये सबको पता है। समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम दत्त देवी था और चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी का नाम कुबेर नागा था। और ये आपको किस परीक्षा में पूछा था? तो बीईओ, ये आपको बीओ 2000 आपको जो है कि 2019 में आपको बीओ के पेपर में ये पूछा था। ब्लॉक एजुकेशनल ऑफिसर, ये आपको जो है एजुकेशनल ऑफिसर में पूछा गया था। तो इस तरह से एक आपको जो है 3 के बाद आपको जो है 1 के बाद 2 के बाद 4, ये मिलाइए। 3, 1, 2, 4। ऑप्शन संख्या 1 इज योर राइट आंसर, ठीक। तो ये सब प्रश्न गलती नहीं करिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करिए तथा नीचे दिए गए सूचियों का मिलान करना है। ये ताज उल मासिर, ये देखिए फतवा ए जहादारी किस, अब एक एक को करोगे तो भी कर पाओगे। ये खजाइन उल फुतूह किसने लिखा? अमीर खुसरो ने।
तारीख है मुबारक शाही याहिया बिन अहमद सर, हिंदी ने लिखा। अब देखो 2 मिल गया, यानी दूसरे का तीसरा यहां है, ये इसी से मिल गया। अब देखो ये आपको मिला ना कि पहले का दूसरा मासिर और आपको फतवा जहांदारी जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा। तो इस तरीके से ऑप्शन संख्या 1 इज योर राइट आंसर, ठीक ना। 1 जो है ये बिल्कुल मिलान करने वाला। ये सब किताबें मध्ययुगीन किताबों को जरूर से याद करिए, नाम थोड़ा सा कठिन है और आप याद आसानी से कर सकते हो। देखिए यूपी SSSC शानदार श्रृंखला हमारी संस्था की ओर से दिया गया है। आप 500 रुपए का यदि डिस्काउंट चाहते हो तो पेट 91 इस्तेमाल करना बिल्कुल नहीं भूलिए, ठीक ना, शानदार तरीके से। इसके अलावा आपको जो है हमारी संस्था की ओर से कम्बो ऑफर चल रहा है। ये कम्बो ऑफर जो है एक लीजिए एक दीजिए, ये आपको मात्र 380 रुपए में, होम डिलीवरी आपको फ्री में, ठीक ना। तो लाभ उठाइए और मौका परस्त भी बनिए। देखिए यहीं पे सूची 1 को, ये सब कर्जन काल के लोग हैं, कर्जन काल के, ठीक ना, कर्जन के समय में। तब आप बताइएगा थॉमस रॉबर्टसन के द्वारा रेल आयोग गठित किया गया था। अब पहले का चौथा, तो चौथा चारों में मिल गया बेटा। अब कह रहा है कि हाँ, अब इसमें एंटोनी मैकडोनाल्ड के द्वारा कौन सा आपको जो है किससे थे, तो एंटोनी मैकडोनाल्ड अकाल आयोग से थे। अब देखो दूसरे का पहला ये मिल गया, ठीक ना। अब आप फ्रेजर आयोग देखोगे तो पुलिस है, स्कॉट मानफ्रिक जो है, मानफ्रिक से मान लीजिए। ये गलती बहुत होती है बेटा, ठीक ना, याद रखिएगा, चूंकि इसके समय में ये घालमेल हो जाता है। फ्रेजर माने फ्रेजर गाड़ी पुलिस वाला, ये याद रखो ना। फ्रेजर जो है ना, फ्रेजर से आजकल कौन चलता है आपको, चीता जो है, पुलिस का नाम चीता है ना, तो चीता फ्रेजर से चल रही है, फ्रेजर से पुलिस चलेगा, ठीक ना, याद रखिएगा। और डोनाल्ड साहब, एंटनी डोनाल्ड जो है, मैकडोनाल्ड पर अब बर्गर पिज्जा नहीं मिलेगा, अब अकाल पड़ गया है तो अकाल कर लीजिएगा। और कॉलिन मॉनफ्रिक आपको जो है काल करिए फ्री में सिंचाई हो, ठीक। तो ये आप थॉमस रॉबर्टसन ऐसे करके आप ट्रिक को याद रखिए, 1-2 याद रखेंगे तो बाकी की चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक। तो इस तरह से आपने देखा कि पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का दूसरा, चौथे का चौथा, ठीक। 3, 1, 2, 4 ऑप्शन संख्या 1 इज योर राइट आंसर। ये सूची है और दूसरे सूची में ये दर्शन है, भारतीय षड दर्शन। ये 6 दर्शन होते हैं, षड दर्शन, इन्हें दर्शन कितने हैं, षड दर्शन, ठीक ना। और इनकी उत्पत्ति कब हुई, तो इनकी उत्पत्ति उत्तर वैदिक काल में हुई, ये भी आप जान लीजिए, ठीक ना, उत्तर वैदिक काल में, ठीक, ये याद हुआ। अब देखो न्याय दर्शन, ये गौतम ऋषि के द्वारा आपको न्याय दर्शन का प्रतिपादन किया गया था। तो न्याय करने वाला व्यक्ति कैसा होगा, तो वकील साहब हमेशा तर्क कुतर्क करते हैं, याद रखिएगा। वकील साहब क्या करते हैं, खूब तर्क उर्क करते हैं, और तर्क नहीं करेंगे तो केस को मोड़ेंगे कैसे। तो यहां पर न्याय दर्शन तार्किकता से संबंधित है। मीमांसा क्या है, तो मीमांसा में वैदिक अनुष्ठानों को करने की प्रथा है, मीमांसा कहलाती है, ठीक ना, वैदिक अनुष्ठान करना। सांख्य दर्शन क्या है, तो वास्तविकता का ज्ञान। शून्य क्या है, शून्य, वास्तविक रूप से यह संसार शून्य है, ऐसे याद रखो कि वास्तविक रूप से यह संसार शून्य है, और यही शून्यवाद का ज्ञान वास्तविक ज्ञान को देते हैं। और वेदांत क्या है, तो आत्मचिंतन करना वेदांत है, ठीक ना। वेदांत का अर्थ है, वेदांत दर्शन का मतलब है, उपनिषदों को वेदांत कहा गया है, उपनिषदों को वेदांत कहते हैं, वेदांत, ठीक ना। तो ये चीजें आप सब याद रखिए, कुछ चीजों को ट्रिक बनाइए, और नहीं बनाएंगे तो बेटा कर भी नहीं पाएंगे। पहले का चौथा याद हो गया, दूसरे का तीसरा, तीसरे का पहला और चौथे का दूसरा, यानी 4, 3, 1, 2 ऑप्शन संख्या 2 इज योर राइट आंसर।
किस स्मारक ने गौतम बुद्ध के दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान दिए थे? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति जहां हुआ होगा, इनको ज्ञान कहां मिला था? बोध गया में, ठीक ना। बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और ये महाबोधि मंदिर से ये सारा प्रचार प्रसार किया गया। ये महाबोधि मंदिर का निर्माण अशोक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? अशोक द्वारा आपको कराया गया था, ये भी याद रखिए। और ये यूनेस्को की सूची में है, यूनेस्को की सूची में शामिल है, ठीक ना। ये बोध गया बिहार में है, बिहार में। ये सब बातें आप सब याद रखिए। चलिए नेक्स्ट देखो, दी गई जानकारी से राजवंश की पहचान करिए। पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की। अरे भैया पुष्यमित्र दे दिया तो शुंग वंश, और क्या, इसमें कौन सा बात है, ठीक ना। इसमें अयोध्या विदिशा शामिल है। अयोध्या का अभिलेख मिलता है जिसमें आपको इनके अमात्य या प्रधानमंत्री धनदेव के द्वारा लिखा गया है, ठीक। इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ कराया, बैक्टीरिया राजा डेमेट्रियस को हराया। ये आपको राजवंश का 5वां भागभद्र था, ठीक ना। और पतंजलि गौरव गाथा महाभाष्य, यही पतंजलि जो थे पुष्यमित्र शुंग के दरबारी थे, तो ये शुंग वंश है। जोखिम पूंजी से तात्पर्य क्या है? तो जोखिम पूंजी, जोखिम का अर्थ है जहां रिस्क टेकिंग ज्यादा हो। तो जोखिम कहां आएगा? जहां हम रिस्क लेंगे, और नए नए चीजों की शुरुआत में रिस्क लेना ज्यादा पड़ता है। इसीलिए आपको नए उद्योगों में लगाई जाने वाली पूंजी ही जोखिम बाजार को नियंत्रित करती है। वीडियो री एग्जाम शानदार तरीके से हमारी संस्था की ओर से आपको पढ़ाया गया है और आप सब शानदार तरीके से बने रहिएगा। और ये आपको जबरदस्त तरीके से हम लोग हल कराए हैं। आपको स्टैटिक जीके मैं खुद करा रहा हूं और आप सब जरूर से पढ़िए। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय निवेश कोष का गठन कब किया गया? तो राष्ट्रीय निवेश कोष का गठन भारत सरकार ने आपको जो है 1905 ईस्वी में राष्ट्रीय निवेश कोष का गठन किया। किसमें? 1905 में आपको राष्ट्रीय निवेश कोष का गठन हुआ। निम्न में से कौन सा वित्तीय समूह जो है कि ये विश्व बैंक से संबंधित नहीं है? तो भैया BRD ये भी है, माइगा भी है, आपको FCB, ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक कॉरपोरेशन जो है यही आपको नहीं है। कौन सा? एशियन डेवलपमेंट बैंक कॉरपोरेशन, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में सरकार निर्णय निर्माण प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करती है? तो ये निर्णय निर्माण में बाजार अर्थव्यवस्था में सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है, ठीक ना। ये बाजार अर्थव्यवस्था में सरकार के द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार नियम और कानून बनाने का कार्य करती है, उसे हस्तक्षेप नहीं करती है। किसी भी अर्थव्यवस्था में लोगों का जीवन स्तर निम्न में से किसके माध्यम से प्रतिबिंबित होता है? तो आपको जो है जीवन स्तर पता कैसे चलेगा? प्रति व्यक्ति आय से। मैं बार बार बताया हूं, प्रति व्यक्ति आय को ही औसत आय भी बोलते हैं, ठीक ना। ये आपको प्रति व्यक्ति आय किसी भी क्षेत्र, राष्ट्र या निश्चित जनसंख्या में निवास करने वाले लोगों की आपको औसत आय को ही प्रति व्यक्ति आय के रूप में जाना जाता है, ठीक ना। जैसे हम लोग जहां रह रहे हैं वहां की समस्त जनसंख्या कितना कमाती है और आपको जो है वो अब आगे जनसंख्या को भागा दे दिया जाता है, यही प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से सेवा कर से संबंधित कौन है? तो सेवा कर जो है ये आपको कौन सा है? परिवहन और संचार तो बिल्कुल है, तो इसमें भी है, इसमें भी है, यानी ये दोनों तो बाहर हो गए। ऐसे ही अब देखो इसमें उत्खनन, खनन ये नहीं होता, तो खनन नहीं है तो होटल हो जाएगा। तो इस तरह से आपको 2 और 4 ये आपको जो है सेवा क्षेत्र है। सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र भी कहते हैं बेटा, ठीक ना। तृतीयक क्षेत्र भी आपको इसे कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। और सर्वाधिक जो है राजस्व की प्राप्ति यहीं से होती है, ठीक ना। सर्वाधिक राजस्व प्राप्ति तृतीय क्षेत्र से हो रहा है। नेक्स्ट,
अब हिंदी नितिन सर के साथ जुड़ी शानदार तरीके से, उम्मीद यही करता हूं कि सभी लोग जबरदस्त तरीके से अपने अध्ययन को जारी रखेंगे और खूब मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो हिंदी जरूर से परचेज करिए, नितिन सर के द्वारा नया इंडिविजुअल बैच प्रारंभ है। भारत में तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित है व्यापार, परिवहन है, वित्त एवं वास्तविक संपदा। अच्छा, यहाँ पे आपको जो है वित्त एवं वास्तविक संपदा नहीं है बेटा, वानिकी एवं मत्स्य की नहीं, तो केवल एक ऑप्शन संख्या 1 इज योर राइट आंसर। ठीक ना, ये तृतीय क्षेत्र से आपको है सेवाकर। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। किसान क्रेडिट कार्ड योजना वर्ष 2001 में शुरू की गई। यह योजना किसानों को उनकी खेती के लिए आवश्यकताओं को पर्याप्त और समयानुकूल साख प्रदान करता है। तो बेटा ये तो गलत है, ये गलत है। आपको जो है केसीसी की शुरुआत कब हुई थी, तो इस प्रश्न के जवाब में आप दीजिएगा कि 1998 ईस्वी में, ये 2000 में नहीं, 1998 ईस्वी में आपको वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? यशवंत सिन्हा। उसमें अटल जी की सरकार थी और यशवंत सिन्हा वित्त मंत्री के पद पर थे, इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था। तो इस तरह से ऑप्शन संख्या 2 इज योर राइट आंसर। ठीक ना, ये आपको जो है कि किसानों की उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होता है। ये बिल्कुल शानदार तरीके से आप इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। ठीक, तो उम्मीद करता हूं कि किसी का कोई भी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने के लिए दिया गया है और नीचे दिए गए सूची को कूट में मिलान करना है। ठीक ना, तो ये संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम उपाध्यक्ष के रूप में बेटा किसे जानते हैं? तो एच.सी. मुखर्जी प्रथम उपाध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? तब आप जवाब दीजिएगा कि के.एम. मुंशी मूलतः कांग्रेसी सदस्य के रूप में थे। संघ संविधान निर्मात्री समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जे.एल. नेहरू। बाकी बचा क्या? तो बाकी बचा यही। और आपको जो है रियासतों के, राजस्थान के रियासतों का प्रतिनिधित्व जो है वीटी कृष्णाचारी के द्वारा किया गया था। तो इस तरह से आप देखो तो पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का पहला और चौथे का दूसरा। ठीक, तो 4 3 1 2, 4 3 1 2 का भैया ये का किए हैं सब 4 3 1 2 सब एकदम कलाकार हो गए हैं। ठीक ना, सिर्फ ABCD भी लिख दे तो भी काम चल जाए, लेकिन क्या करने लिखेंगे। चलिए देखिए, उच्च न्यायालय के गठन का उल्लेख भारत के संविधान में, यानी हाई कोर्ट, ठीक ना, हाई कोर्ट की बात कर रहा है। उच्च न्यायालय के गठन का उल्लेख आपको संविधान के किस भाग में किया गया है? तो उच्च न्यायालय बेटा ये आपको अनुच्छेद 14 में किस बात को किया गया है? तो राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, किसके लिए? राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, ये याद रखिएगा, उच्च न्यायालय ये 14 में किया गया है। यानी प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय के प्रावधान या प्रत्येक राज्य या दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक न्यायालय होगा। ऐसी बातें आर्टिकल नंबर 214 में किया गया है। वही आपको जो है कि 216 यही आपको भारतीय संविधान में हाईकोर्ट के गठन की बातें करता है। HC का गठन इसी में किया गया है। ठीक ना, बाकी आर्टिकल नंबर 217 में न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात की गई है। ठीक ना, न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात की गई है। और जब आप बातें आएंगे तो आर्टिकल नंबर 221 में हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते की बात की गई है, एवं भत्ते। तो ये सब बातें आप सब याद कर लो और बाकी की चीजें बहुत दिक्कत की नहीं है। नेक्स्ट देखिए,
सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए सूचियों का प्रयोग करिए। ये 1909 के अधिनियम जो है इसमें कौन सी बातें आई, तो आपको जो है अच्छा मिलान करना पड़ेगा। लखनऊ समझौता 1916 में। अब देखो तीसरे का दूसरा यहां दो जगह मिल गया। अब देखो चौथे का पहला, ये द्विशासन पद्धति। तब 1935 के अधिनियम में प्रांतीय स्वायत्तता और लॉर्ड मिंटो 1909 के अधिनियम। तो इस तरह से आप कर सकते हो। पहले का जो है तीसरा, आंसर संख्या 4 इज योर राइट आंसर, ठीक ना। ये आप जवाब बिल्कुल सही दीजिए, देखिए ठीक, तो सही होगा सबका। नेक्स्ट देखो बेटा, ये नितिन सर के द्वारा हैंड रिटन नोट्स हैं, शानदार तरीके से आपको लिखे गए हैं। आप इसे परिचित कर सकते हैं और खूब मन लगा के पढ़ भी सकते हैं, तो आप लोग खूब मन लगा के पढ़िएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित कथन में से किसका है जिसमें भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा समन्वय प्रस्तुत करता है? यह किसने कहा था? B.R. अम्बेडकर ने या MP वाइली ने, एलेक्जेंड्रोविक्स ने या केसी व्हीलर ने? तो ये महान विद्वान केसी संविधानविद थे, केसी व्हीलर के द्वारा ये बातें कही गई हैं कि भारत का संविधान न अधिक बहुत कठिन है, कठोर है, न बहुत अधिक लचीला है, बल्कि दोनों के मध्य की कड़ी के रूप में काम करता है। संघ शासित प्रदेश दादर एवं नगर हवेली ये किन राज्यों के बीच है? तो दादर एवं नगर हवेली, दमन दीव को भी मिला दिया गया है, प्लस दमन दीव, ठीक ना, ये सबको मिला दिया गया है। और ये कब मिलाया गया? तो 26 जनवरी सन 2000 ईस्वी को, 2000 को जो है अब हो गया है। वर्तमान में आपको जो है याद गलती नहीं करिएगा, वर्तमान में 28 राज्य और आपको 8 संघ शासित क्षेत्र, ठीक ना, संघ शासित क्षेत्र है। ये सब गलती से बचने का है। और ये गुजरात और आपको महाराष्ट्र के बीच है। कहां पे? गुजरात और महाराष्ट्र के बीच दादर नगर हवेली, जिसकी राजधानी सिलवासा हुआ करती थी। भारत में प्रथम सीमेंट संयंत्र 2004 में कहां लगा? तो भारत में पहला सीमेंट संयंत्र जो है ये चेन्नई में 2004 में लगा था। कहां पे? चेन्नई में। ये 2004 में चेन्नई में आपको भारत का पहला सीमेंट संयंत्र के स्थापना हुए थे। और शानदार तरीके से आप सब इस प्रश्न का जवाब देंगे। उम्मीद यही करते हैं कि किसी भी विद्यार्थी का कोई भी प्रश्न गड़बड़ नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ मिलान करने के लिए शहर का नाम है। तो उज्जैन जो है ये क्षिप्रा नदी के तट पर है, सबको पता है। ये जबलपुर नर्मदा के तट पर है। जगदलपुर इंद्रावती के तट पर है। तो बैतूल बचा ताप्ती नदी के तट पर। तो इस तरह से पहले का चौथा, दूसरे का पहला, दूसरा, तीसरा, ये मिला लीजिएगा। चौथा 1 2 3 4, ये बिल्कुल शानदार सा जवाब आप सबके द्वारा दिया जा रहा है। और उम्मीद यही है कि सभी लोग जबरदस्त तरीके से प्रश्न को हल भी कर रहे होंगे, ठीक ना। तो ये आप सबके लिए है, आप सब शानदार तरीके से करते चलिए। नेक्स्ट देखिए, सुमेलित करना है। एक तरफ त्योहार है, दूसरी तरफ राज्य का नाम है। अब बड़ा प्रसिद्ध नाच गाना वाला, बड़ा प्रसिद्ध वाला दिया है छऊ। ये छऊ नृत्य जो है बिहार में भी है, उड़ीसा में भी है और बंगाल में भी है, ठीक ना। तो ये बंगाल आप करिएगा। पोंगल कहाँ का है? तो पोंगल नए त्योहार पे मनाया जाने वाला तमिलनाडु में मनाया जाता है। बिहू कहाँ है? तो बिहू असम का प्रमुख त्योहार है। और ओणम कहाँ है? तो ओणम केरल में मनाया जाता है। इस तरीके से पहला का तीसरा, दूसरी का पहला, तीसरी का चौथा, चौथे का दूसरा, ठीक ना। तो 3 1 4 2, 3 1 4 2, ऑप्शन संख्या 1 इज योर राइट आंसर। एक जो है ये शानदार तरीके से आप सबके द्वारा प्रश्न संख्या 1 का जवाब जबरदस्त तरीके से आप सबने दिया। उम्मीद यही करते हैं कि किसी का भी कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा आपसे।
ठीक। तो चलिए, शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों के एक श्रृंखला हम सबने समाप्त की। उम्मीद आप सबसे यही है कि आप सब इसी तरह अपनी तैयारी अनवरत रूप से जारी रखेंगे। मिलते हैं अगले सोमवार को एक शानदार श्रृंखला के साथ, और यही उम्मीद करते हैं कि आप सब क्लास को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो एकदम शानदार तरीके से आप सब लाइक करना और शेयर करना जारी रखिए। आप सबसे यही अपेक्षाएं हैं और यही उम्मीद है। क्लास आपको मैं अपने तरफ से जितना बेहतर से बेहतर होता है देने का प्रयास करता हूं, जो भी मुझे आता है, ठीक ना। मैं ऐसा तो हूं नहीं कि बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, लेकिन जो भी चीजें हैं आपको बताने का प्रयास करता हूं कि ऑथेंटिक चीजें आपको मिले और आप आसानी से परीक्षा को क्रॉस कर जाए। परीक्षा की जो एक सीमा है उस सीमा को आप समाप्त कर लें। तो चलिए, आज यहीं तक। मिलते हैं एक शानदार श्रृंखला में। नमस्कारम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
समझो उस पर रिकॉर्डिंग लगी हुई है,